दोस्तों नमस्कार। उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। चूँकि वीडियो पूरा हो नहीं पाया था, ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से अपने आप ये कट हो गया था। तो आगे हम देख लेते हैं। अभी करंट अफेयर्स भी आज के काफ़ी छूटे हुए हैं, तो पहले कुछ क्वेश्चन हम जो डिस्कस कर रहे थे वो देखेंगे, उसके बाद बाकी के करंट अफेयर्स भी देख लेंगे जो आज के इम्पॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ आपको बताया था आज के डिस्कशन में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसी को QCI के नाम से जाना जाता। तो इससे क्वेश्चन क्या पूछा गया, आइए 2017 में पूछा गया है, तो देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया कि QCI वाज सेटअप जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन इंडस्ट्री। तो हमने अभी बताया कि जो QCI है उसकी स्थापना, इसमें सरकार और उद्योग का समान रूप से प्रतिनिधित्व, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता, तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा, चेयरमैन ऑफ QCI इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये भी बात सही है। प्रधानमंत्री के द्वारा जो QCI का अध्यक्ष होता उसकी नियुक्ति की जाती। और हमने अभी आज बताया कि इंडस्ट्री के द्वारा सरकार को जो रिकमेंडेशन जिस व्यक्ति को दी जाएगी उसी को QCI का चेयरमैन बनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बोथ 1 और 2 दोनों सही है। तो आसान क्वेश्चन था, अगर आप रीड किए हो तब आपके लिए आसान था। ये भी क्वेश्चन पीछे के डिस्कशन में जिस दिन UNDP आपको डिस्कस किए थे, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसी में हमने आपका बहुत सारे अन्य डिस्कशन किए थे। तो इसमें देख लेते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, हमने कई आपका इंडेक्स डिस्कशन किए थे। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा, तो ध्यान दीजिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यानी क्या किया जाता, हर साल जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी IAS में पूछा गया। ड्यू टू सम रीजन्स इफ देयर इज ए ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, यानी तितलियों की संख्या में अत्यधिक गिरावट का क्या कारण हो सकते, व्हाट कुड बी इट्स लाइकली कंसेक्वेंसेज, यानी इसके परिणाम क्या होंगे, संभावित परिणाम होंगे या हो सकते हैं। तो उसके हम देख लेते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए, आपको परेशान नहीं होना कि हमने कुछ रीड ही नहीं किया तो ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाएगा। कुछ चीज़ें होती हैं कि आप कितना रीड कर लो, अगर आपको टेक्निक नहीं पता है क्वेश्चन सॉल्व करने की, कॉमन सेंस स्मार्टनेस जिसको कहा जाता, स्मार्टनेस आपके अंदर नहीं है, तो आप क्वेश्चन आपका प्री क्वालिफाई नहीं होने वाला। क्योंकि एग्जैक्ट आंसर आपको बहुत कम 40 क्वेश्चन के बाद आपको आई नहीं रहे होंगे, लेकिन कट ऑफ तो 50 क्वेश्चन के ऊपर जाएगी। तो बहुत आसान, आप 2 सालों का देखा गया, पेपर का लेवल तो हाई बनाया गया, लेकिन आपका करने के लिए जिनका कॉमन सेंस बहुत काम करता उनके लिए आसान था। देखते हैं, पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी, यहाँ सम लगा है, यानी पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, बिल्कुल बात सही है कि कुछ का पॉलिनेशन जो परागर होता है, परागर वो प्रभावित हो सकता, बिल्कुल बात सही। देयर कुड बी ए ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट्स। अब यहाँ एक शब्द यूज हुआ ड्रास्टिक, जब भी ऐसा कुछ होता है तो ड्रास्टिक चेंज इंक्रीज नहीं होता। ड्रास्टिकली शब्द कहीं पर ओनली शब्द दिख जाए तो आपका वो क्वेश्चन 99% गलत होता। तो 2 ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। अब ज़रा ऑप्शन पे आइए और विचार कीजिए। तो ऑप्शन आपका 2 गया, यानी बी ऑप्शन नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, ए तो होगा ही, और बचा डी, यानी तीसरा ऑप्शन। तीसरा देख लेते हैं, अगर एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है तब सही हो जाएगा। तो इसमें इट कुड लीड टू ए फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ वास्प, स्पाइडर्स एंड बर्ड्स, इसीलिए कहा जाता कि इंग्लिश वाले से कीजिए तो आपका कीवर्ड मिल जाएंगे। ये भी आपका सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बगैर आप रीड ना करते तब ये क्वेश्चन आप सही कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है। NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको हमने काफ़ी डिटेल में पीछे वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने वीडियो सुना होगा उनके लिए बहुत आसान लगेगा। तो इसमें कह रहा कि NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हेल्प्स इन प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, यानी NPCI, आपको NPCI हर साल क्वेश्चन पूछा गया, आप देखिए आगे पीछे, यानी NPCI ही की एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि यही आपका ATM का ऑपरेशन कौन करता, तो इसी NPCI के द्वारा किया जाता। जितने प्रकार की ATM
कार्ड होते हैं उनका ऑपरेशन इसी के द्वारा होता और ये पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत शक्तियाँ प्राप्त करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि जब एटीएम लोग का डिजिटल इंडिया के माध्यम से एटीएम के माध्यम से फाइनेंशियल इंक्लूजन करता है। दूसरा एनपीसीआई हैज लॉन्च्ड रुपे ये आपका क्या कार्ड पेमेंट स्कीम, तो रुपे कार्ड पेमेंट स्कीम भी एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च की गई। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सही आंसर हो जाएगा यानी सी 1 एंड 2। अगला देखिए, अभी कल या परसों के वीडियो में हमने टाइगर से रिलेटेड आपका कई प्रकार की क्या किया था, यानी उसके प्रोजेक्ट से लेकर के अभी बाघों की यानी 2006, 10 और 14, 18 अगला एस्टिमेशन लास्ट है 18 और अगला 22 में होगा। जनगणना बाघों की संख्या के संदर्भ में बताया था और उसमें हमने कहा था सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या एमपी है 526 है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक है, कर्नाटक 524 है, अगले नंबर पे हमने कहा था कौन है आपका उत्तराखंड है 442 के आसपास, उत्तराखंड में 442 के आसपास क्या है बाघों की संख्या, ये डिस्कशन हुआ था। तो हमने कहा था एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया, सॉफ्टवेयर के माध्यम से काउंटिंग की गई, उसी को यम स्ट्राइप्स हमने नाम दिया था। मॉनिटरिंग आप ये आपका ध्यान दीजिएगा, यम स्ट्राइप्स वहीं पे आपको बताए थे कि यम स्ट्राइप्स का प्रयोग किया गया। तो आपका यहाँ से आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बिल्कुल आपका कीवर्ड पूछा गया और ऐसे क्वेश्चन जो कीवर्ड से पूछे जाते हैं काफ़ी हाईलाइट होते हैं और चर्चा में होते तो आपका क्वेश्चन आसान होता। द टर्म यम स्ट्राइप्स इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड फ्लो यानी फाना, नो मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व, बिल्कुल बात सही। और देख लेते हैं क्या इससे अच्छा ऑप्शन है इंडिजेनस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, नो सिक्योरिटी ऑफ नेशनल हाईवेज, ये भी नो, तो इसका आंसर भी होगा। तो आप देखो कि क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, आप कितना कवरेज करते हो वो आपका क्या होता है यानी उस पर डिपेंड करता है। अगला, व्हाट इज आर द मोस्ट लाइकली एडवांटेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी, जीएसटी के लाभ क्या क्या होंगे, यानी वस्तु एवं सेवा कर आप देखते हो ये इससे 1 जुलाई 2017 से क्या किया गया संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया और बहुत सारे टैक्स को मर्ज किया गया एक में मिला करके, यानी 3 इसकी कैटेगरी बनाई गई, एक सेंट्रल जीएसटी, एक आपका स्टेट जीएसटी, एक आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसके लिए संविधान में एक आर्टिकल शामिल किया गया 279A और इसमें जीएसटी काउंसिल का प्रावधान किया गया। तो इसके लिए संविधान संशोधन की बात करें तो 101वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जीएसटी को संविधान में एक संवैधानिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। तो यहाँ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि जीएसटी गुड एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया, का लाभ क्या क्या संभावित हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटी एंड विल दस क्रिएट ए सिंगल मार्केट इन इंडिया, बिल्कुल बात सही है, ऐसा करेगा। दूसरा ऑप्शन दिया गया इसीलिए लाया गया इट विल ड्रास्टिकली, जहां ड्रास्टिकली शब्द दिख जाए कि रिड्यूस द करेंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया एंड विल एनेबल टू इंक्रीज इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यहाँ ड्रास्टिकली 2 ऑप्शन आपका गलत है। आप जरा ऑप्शन पे जाइए, काटना आप शुरू कीजिए, यानी ए ऑप्शन गया और ए ऑप्शन गया, यानी ए तो सही है। अब 3 पे विचार कर लेते हैं, 3 है इट विल एनार्मसली इंक्रीज, यहाँ शब्द एनार्मसली आया फिर एक्सट्रीम वर्ड आया, इसको भी काट दीजिए। तीसरा वाला, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए वाला, बताओ इसको कुछ रीड करने की ज़रूरत थी, नो। बहुत सारे क्वेश्चन आप रियल में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार, निकोबार हमने एक दिन कवरेज किया था तो वहाँ पर मैपिंग से क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ग्रेट निकोबार के नज़दीक सबसे नज़दीक कौन है, तो वहाँ हमने कहा था सुमात्रा, सुमात्रा सबसे नज़दीक है, बिल्कुल नॉर्मल मैपिंग से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा सुमात्रा। उस वीडियो में काफ़ी डिटेलिंग डिस्कशन किए थे। अगला क्वेश्चन घड़ियाल वाला भी हम एक दिन वीडियो में आपको डिस्कस कर चुके। इफ़ यू वांट टू सी घड़ियाल इन दियर नेचुरल हैबिटेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट प्लेस टू विजिट, आप कहाँ, चंबल रिवर किसके लिए जानी जाती है, घड़ियाल के लिए जानी जाती है, तो इसका आंसर 2 बार पीसीएस में और आईएएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन यहाँ पर भी इनडायरेक्टली रिपीट होते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द नेशन वाइड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का एम उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है।
कि सॉयल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का स्कीम जो लॉन्च की गई उसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य पे ज़रा देखिए आपका कौन कौन आपके ऑप्शन दिए गए। पहला, एक्सपेंडिंग, विस्तारित करना, द कल्टिवेबल एरिया, सिंचाई क्षेत्र, अंडर इरिगेशन। इसका ये उद्देश्य नहीं है। इसके लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना शुरू की गई, तो ये आपका ऑप्शन गया। तो ये ऑप्शन गया, तो ज़रा आइए, ये ऑप्शन गया, ये गया। अब बचा 3 और 2 3, यानी 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 अब आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। चेकिंग द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन द फार्मलैंड्स। हमने कहा था कि मृदा की उत्पादकता हम अंधाधुंध उर्वरकों का प्रयोग करते रहते हैं, जिससे कि हमारी मृदा की उत्पादकता यानी घटती रहती, जिससे उपज या उत्पादन भी कम होता रहता। तो आपका मृदा के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जितनी मात्रा में ओवर यूज जो फर्टिलाइजर्स हम करते हैं उसी को चेकिंग करने के लिए और उसको इनडिस्क्रिमिनेट अंधाधुंध दुरुपयोग होता है उर्वरकों का, उसको रोकने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, एनेबलिंग द बैंक्स टू असेस द क्वांटम ऑफ लोन्स टू बी ग्रांटेड टू फार्मर्स ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल क्वालिटी। नहीं, लोन का भी इसमें कोई प्रावधान नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऐसा हमने कोई डिस्कशन भी नहीं किया था। तो केवल 3 यानी इसका बी आंसर होगा। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई क्वेश्चन कठिन नहीं होता। अगला करंट, आज के करंट में देख लेते हैं, यानी 13th अभी वेबिनार चल रहे हैं, तो 29 वेबिनार हमने कहा था। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश का मेन फोकस बनाया गया था। देखो अपना देश एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत इसे संचालित किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। अब थीम अभी 30वां वेबिनार जो हुआ उसकी थीम प्रत्येक राज्यों का मैचिंग से, चूँकि कई हो चुके हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हो, ये कठिन हो जाएगा पूरी की थीम याद रखना। तो अब देख लेते हैं कि जो छत्तीसगढ़ की थीम रखी गई वो हिडन ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ का छिपा खजाना इसकी थीम रखी गई है। तो हम जान लेते हैं छत्तीसगढ़ आपका मध्य प्रदेश से अलग हुआ और इसका गठन कब, 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ का गठन, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 ईस्वी को होता है। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 ईस्वी को होता और यह भारत का 9वां ऐसे लार्जेस्ट क्या स्टेट इन इंडिया है। ये सबसे लेटेस्ट करंट आपको बता रहे हैं, जिसमें तेलंगाना और आपका जम्मू कश्मीर हटा करके है, क्योंकि ये PIB की न्यूज़ है और PIB में जो न्यूज़ बताई गई, चूँकि जम्मू कश्मीर यूटीज हो गया तो उसको हटा करके है। तो 1 नवंबर 2000 को गठन किया गया और ये 9th लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया है। अगर बॉर्डर की बात करें तो ये आपका 7 राज्यों के साथ अपना बॉर्डर, छत्तीसगढ़ 7 राज्यों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो ये 7 राज्य कौन हैं? अगर 7 राज्यों की हम बात करें छत्तीसगढ़ के साथ कौन, तो ये आपका छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो इधर तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ, तो मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करेगा। यूपी का सोनभद्र जिला, इसका यूपी बॉर्डर शेयर करता है। यूपी के बाद आपका झारखंड, तो बॉर्डर इससे शेयर करेगा ही, तो इससे झारखंड बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा ऊपर पश्चिम बंगाल भी छत्तीसगढ़ से बॉर्डर शेयर करेगा, तो आपका पश्चिम बंगाल बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा नीचे से आ जाइए, नीचे से आपका आंध्र प्रदेश इससे बॉर्डर शेयर करेगा छत्तीसगढ़ से। और उसके बाद एक कर्नाटक इससे बॉर्डर शेयर करता है, कर्नाटक भी इससे बॉर्डर। तो कितने हो गए, 1 2, और बिहार भी इससे बॉर्डर शेयर करता 3 4 5 6, और आपका आंध्र प्रदेश के साथ बीच में तेलंगाना, एक कर्नाटक नहीं, ये तेलंगाना भी आपका इससे बॉर्डर शेयर करता है। तो ये आपका कितने हो गए, 7 ऐसे यानी हैं राज्य जो बॉर्डर किससे शेयर करते हैं। तो 7 ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ से बॉर्डर शेयर करते हैं, छत्तीसगढ़ से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, मैम में इसको देखिएगा। तो 7 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता। इसकी 44% यानी छत्तीसगढ़ की भूमि क्या है, 44% वन भूमि है, 34% आदिवासी जनसंख्या इसमें रहती है। 3 नेशनल पार्क हैं, 11 वन्य जीव अभयारण्य हैं। तो 3 नेशनल पार्क इसमें छत्तीसगढ़ में हैं। उसके बाद आपका 11 वन्य जीव अभयारण्य हैं और 1 बायोस्फीयर रिजर्व है। इतना आपका बताया गया कि 7 राज्यों के साथ ही बॉर्डर शेयर करता। 44% वन भूमि है, 34% आदिवासी जनसंख्या है, 3 नेशनल पार्क हैं, 11 वन्य जीव अभयारण्य हैं, 1 बायोस्फीयर रिजर्व है।
जलप्रपात की बात करें, काफ़ी काम किए हैं। तो जलप्रपात ये जो बता रहे, ध्यान रखिएगा, चित्रकूट जलप्रपात यहाँ छत्तीसगढ़ में है। अमृतधारा जलप्रपात है और पावई व मछली, ये जलप्रपात कितने 4 का पीआईबी में जिक्र किया गया। तो चारों आप याद कर लीजिए, मोस्ट आपके एग्जाम के लिए हैं। चित्रकूट, अमृतधारा, चित्रकूट, अमृतधारा, चित्रकूट लगा के देख के अब सीधे आपका चित्र, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, CHITA, चित्र, KOTE, कोट, यानी चित्रकूट है, चित्रकूट, ये आपका उत्तर प्रदेश मत लगा दीजिएगा। इस बार आपका उसमें क्वेश्चन आया भी था रोमेंस में। तो चित्रकूट, अमृतधारा, पावई व मछली, मछली, ये 4 आपको ध्यान रखिएगा जलप्रपात जो कि उल्लेख किया गया पीआईबी में, वो कहाँ, छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ के जलप्रपात कौन कौन हो गए, तो चित्रकूट, अमृतधारा, पावई व मछली, 4 जलप्रपात हैं। और इसमें मेघालय के बाद दूसरा ऐसा छत्तीसगढ़ राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गुफाएं पाई जाती हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता कि भारत का ऐसा कौन राज्य है सबसे ज़्यादा जहाँ गुफाएं, केव्स हैं, तो मेघालय है। और मेघालय के बाद दूसरा पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ है। यहाँ बस्तर, छत्तीसगढ़ में बस्तर का दशहरा विश्व का सबसे लार्जेस्ट, लंबा चलने वाला दशहरा है का त्यौहार है जो 75 दिनों तक चलता है। अगला करका भाट, कारका भाट ये पूछा जा सकता है। मेगालिथिक बरियल साइट, यानी बरियल का मतलब हुआ, यानी बरियल का मतलब हुआ जलाना, समाधान इसी को बोलते हैं, समाधान स्थल है। मेगालिथिक, मध्य पाषाण कालिक। तो अगर पूछा जाए करका भाट, ये आपका पूछा जा सकता है कि करका भाट क्या है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित मध्य पाषाण कालिक, मध्य पाषाण कालिक बरियल साइट यानी समाधान स्थल है। डीपाडीह, डीपाडीह क्या है, तो ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जो कि 7वीं सदी में बनाया गया था। तो यहाँ से फैक्ट निकाल के क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाएगा तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया गया, क्वेश्चन कहाँ से नहीं पूछा गया, पीआईबी से निकाल के पूछा गया है। तो करका भाट ये मेगालिथिक बरियल साइट है। डीपाडेह क्या है, टेम्पल मंदिर कॉम्प्लेक्स है जो 7वीं सदी में यहाँ बनाया गया था। अगला इम्पॉर्टेंट है घोटुल, ये घोटुल, घोटुल से क्वेश्चन पूछा जा सकता। घोटुल क्या है, प्राचीन जनजाति सिस्टम है एजुकेशन का, एजुकेशन का जो वर्तमान समय में भी चला रहा। तो पूछ लेगा, हाल ही में चर्चा में शब्द रहा घोटुल, क्या इंडिकेट करता है, तो घोटुल ये आपका जनजाति, छत्तीसगढ़ की जनजातियों की जो शिक्षा प्रणाली है उसी को घोटुल कहा जाता है, घोटुल कहा जाता। अगला है सोनाबाई, सोनाबाई क्या, यहाँ का फेमस बेस रिलीफ ऑर्नामेंटेशन है, जो आभूषण का अलंकरण होता उसी को यहाँ क्या कहा जाता, यानी सोनाबाई कहा जाता है। ट्राइबल गेम्स की बात करें जनजाति खेल की, तो काग फाइटिंग है, काग फाइटिंग यहाँ का ट्राइबल गेम्स है। तो इतनी चीज़ें आपको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो कि पीआईबी में जितना पीटी व मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट था, हमने सारा वेबिनार के अंतर्गत आयोजित कर लिया। तो आप बाकी जितने भी वेबिनार हुए हैं प्रत्येक का बारी बारी से हम लोग डिस्कशन पीआईबी से कर लेंगे। तो कोई भी वेबिनार उस राज्य विशेष के संबंध में जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो पीआईबी में दी हुई है वो आपका नहीं छूटेगी और आपका क्वेश्चन भी सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जैसे यही पूछ लिया शब्द काग फाइटिंग चर्चा में रहा, ये क्या इंडिकेट करता है, तो छत्तीसगढ़ की जनजाति लोगों का ट्राइबल गेम्स है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे, यूपीएससी पीसीएस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे आपका करका भाट पूछ लिया, घोटुल पूछ लिया और जलप्रपात से पूछ लिया गया और डीपाडेह पूछ लिया गया। तो आपका करका भाट, डीपाडेह, घोटुल, सोनाबाई पूछ लेगा। उसके बाद आपका ट्राइबल गेम्स। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा। पूरा आपका छत्तीसगढ़ आपका कवर हो गया, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग यानी 2020 ये जारी कर दिया गया। तो देख लेते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 जारी किया गया। तो ये किसके द्वारा, क्यूएस के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 17वां एडिशन था और 6 इंडिकेटर्स यानी 6 संकेतकों का प्रयोग किया गया और विश्व की 1000 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। कौन कौन 6 हैं, तो एकेडमिक रिप्यूटेशन यानी शैक्षणिक जो एकेडमिक रिप्यूटेशन प्रसिद्धि कैसी है, एम्प्लॉयर रिप्यूटेशन कैसा है, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो क्या है, उसके बाद आपका ध्यान दीजिएगा सिटेशंस पर यानी पर फैकल्टी, सिटेशंस पर फैकल्टी की स्थिति क्या है, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो क्या है, इंटरनेशनल स्टूडेंट
रेशियो क्या है, यानी इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो, 2 रेशियो ये हैं। एकेडमिक रिप्यूटेशन, एम्प्लॉयर रिप्यूटेशन, 2 ये 4 हो गए। फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो 4 2 6 हो गए। उसके बाद वो 4 2 कितना हो गया था, ध्यान दीजिएगा, यानी टोटल 6 हैं। तो एकेडमिक रिप्यूटेशन, एम्प्लॉयर रिप्यूटेशन, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो 4, उसके बाद फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो 3 रेशियो में 5, और लास्ट में है सिटेशन पर फैकल्टी की स्थिति क्या है। तो इसमें टॉप जो आपकी यूनिवर्सिटी रही हैं, टॉप की हैं, वो अमेरिका की टॉप 3 हैं। MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT को के नाम से जाना जाता, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA नंबर 1 इनकी रैंकिंग दी गई। दूसरा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की है। तीसरा हार्वर्ड, और चौथी भी यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ की है, यहीं की है, यानी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक अमेरिका की है। 5वें नंबर पे आपका कहाँ की, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी रही है। तो टॉप 4 यूनिवर्सिटी अमेरिका की ही रही हैं। MIT नंबर 1 पे रही है, सेकंड पे यस से आ रहा है, यस यानी स्टैनफोर्ड सेकंड पे रही है, तो MIT फर्स्ट, स्टैनफोर्ड सेकंड, थर्ड पे हार्वर्ड रही है, चौथे पे आपका कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रही है। चारों यूनिवर्सिटी अमेरिका की हैं। आगे देख लेते हैं इंडिया की क्या पोजीशन रही। इंडिया की टॉप 20 में केवल 3 यूनिवर्सिटी रही हैं, जिनमें IIT बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, और उसके बाद IIT दिल्ली, इनका स्थान इनमें शुमार हुआ है। IIT बॉम्बे को 172वां, IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को 185, IIT दिल्ली को 193 रैंकिंग दी गई। तो एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, कंपैरेटिव एनालिसिस की डिमांड करता, तो वहाँ आप ये बातें लिख सकते हो कि IIT बॉम्बे 172, IISc बेंगलुरु 185 और IIT दिल्ली 193 यानी प्रदान की गई है। टॉप 100 में भारत की 21 यूनिवर्सिटी इस बार शामिल की गई, जबकि टॉप 1000, टोटल 1000 शामिल किया गया, ना कि 100। तो टॉप 1000 यूनिवर्सिटी में भारत की मात्र 21 हैं, जबकि पिछले साल 24, यानी पिछले साल से भी 3 यूनिवर्सिटी में गिरावट इस बार देखी गई। अगला जो न्यूज में था उसको देख लेते हैं। वंदे उत्कल जननी गीत, वंदे उत्कल जननी गीत, इसको अभी राज्य स्टेट सॉन्ग का दर्जा दे दिया गया, और ये कहाँ, उड़ीसा का। इसको रचा किसने था, तो इसको रचने का काम कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्रा के द्वारा 2010 में किया गया था। 2012 में इसे उत्कल सम्मेलनी कमेटी का एक गठन किया गया, एक संगठन था, सामाजिक व शैक्षणिक संगठन, जिसे उत्कल सम्मेलनी के नाम से जाना जाता। तो 2012 में मधुसूदन दास के द्वारा उत्कल जो सम्मेलनी का गठन किया गया था, मधुसूदन दास के द्वारा उत्कल सम्मेलनी, उसी में 2012 में इसे गाया गया है, और अब वर्तमान समय में इसे उड़ीसा राज्य का स्टेट सॉन्ग स्वीकार कर लिया गया। अगला देख लेते हैं जो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है। मोनिका कपिल मेहता, मोनिका कपिल मेहता ये महिला हैं, इनको स्विट्ज़रलैंड की नई भारत की राजदूत बना दिया गया, स्विट्ज़रलैंड की नई राजदूत बना दिया गया है, जो कि यूरोप में एक आपका लैंडलॉक स्थलरुद्ध देश है। स्त्री आपका ये चर्चा में रहा, तो स्त्री है क्या, तो हम समझ लेते हैं। तो स्त्री एक प्रकार का कैंपेन है, तो यस से आपका सी हो जाएगा, टी से ट्रम्प, और थ्रू, आर से रिस्पेक्ट, ई से इक्वालिटी एंड ई से एम्पावरमेंट, यानी सी ट्रम्प्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। ये कार्यक्रम किसके द्वारा, इसमें महिलाओं का सशक्तिकरण, सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की गई है, की जाएगी। और ये कार्यक्रम हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल व हैदराबाद सिटी पुलिस, हैदराबाद सिटी सुरक्षा परिषद, हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल व हैदराबाद सिटी पुलिस के द्वारा शुभारंभ किया गया। अगला देख लेते हैं इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर, यानी ITER के नाम से इसी को जाना जाता। तो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर, तो इसमें भारत का, ध्यान दीजिएगा, अब ये चर्चा में फिर क्यों आया है, हालांकि पीछे भी ये काफ़ी दिन से चर्चा में रहता है। तो भारत के क्रायोसेड को सक्सेसफुली इसका जो रिएक्टर भवन है उसमें स्थापित कर दिया गया है। क्रायोस्टेट को भारत के
क्रायो स्टेट को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक रिएक्टर भवन में स्थापित कर दिया गया, जिसे क्रायो स्टेट को किसने बनाया था? गुजरात की लार्सन एंड टुब्रो नामक कंपनी के द्वारा बनाया गया था। तो क्रायो का मतलब होता निम्न ताप, स्टेट माने दशा। तो ये क्रायो स्टेट होता क्या? एक ऐसी युक्ति टेक्निक होती है जो अपने अंदर रखी वस्तुओं का तापमान कम से कम निम्न रखती है। तो आपका प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता और मेंस में भी पूछा जा सकता कि क्रायो स्टेट से आप क्या समझते हैं। तो क्रायो स्टेट एक ऐसी तकनीक होती है जो अपने अंदर रखी हुई वस्तुओं का टेम्परेचर न्यूनतम बनाए रखती है, उसी को क्रायो स्टेट कहा जाता है। अब ITER की बात कर ले तो ये आपका लार्जेस्ट रिसर्च प्रोजेक्ट है, यानी लार्जेस्ट विशालतम अनुसंधान प्रोजेक्ट है विश्व का, जिसकी शुरुआत 2013 में फ्रांस में की गई थी। और इसमें 2 प्रकार की ऊर्जा प्राप्त करने के हमारे पास स्रोत होते हैं। एक को नाभिकीय संलयन कहा जाता है, नाभिकीय संलयन कहा जाता है, और एक को क्या कहा जाता है? नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। एक को नाभिकीय संलयन कहा जाता है, एक को आपका क्या कहा जाता है? एक को नाभिकीय विखंडन कहा जाता। तो नाभिकीय संलयन और दूसरा नाभिकीय विखंडन, दोनों में क्या अंतर है ये हम समझ लेते हैं। तो नाभिकीय संलयन का मतलब हुआ जब 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिक आपस में मिल करके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, एक भारी नाभिक बनाते हैं, तो उसी प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता। एग्जाम्पल के लिए 1s2 + 1s2, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोजन के 1s2 + 1s2 ये मिल करके 2He4 बनाते हैं, और साथ में +0N1 और प्लस ऊर्जा भी इससे आपकी निकलती है। तो इसी को ये जो प्रोसेस है नाभिकीय संलयन कहलाता है। शुरू में इसी प्रकार से नाभिकीय संलयन के माध्यम से ऊर्जा का संचार होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती। दूसरी नाभिकीय विखंडन, जब आपका कोई भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है तो उसी को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। तो 2 प्रकार से नाभिकीय संलयन का मतलब हुआ जैसे सूर्य में यानी हाइड्रोजन के 2 नाभिक आपस में मिलकर के हीलियम टूटेगा हाइड्रोजन में, तो एक सतत प्रक्रिया चलती रहती है। हीलियम से हाइड्रोजन के नाभिक, हाइड्रोजन के नाभिक से हीलियम चलता रहता है, जिससे आपका अपार ऊर्जा का स्रोत बना रहता है। लेकिन इसको कंट्रोल करना कठिन काम है। तो इसी नाभिकीय संलयन को ध्यान में रख करके ऊर्जा जो प्राप्त करने की पहल की जा रही है, तो 2013 से फ्रांस में इसे स्थापित किया गया है इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर को। और ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। 7 सदस्य हैं इंडिया को शामिल करते हुए जो कंट्रीब्यूशन अपना कर रहे हैं। अमेरिका है, अमेरिका के बाद आपका रूस है, ऊपर वाले ये, रूस के बाद इधर चीन जापान दोनों देश ये हैं, और उसी के बाद नीचे दक्षिण कोरिया, 3 आपका ये हो गए। तो 3, 2, 5 और यूरोप का पूरा समूह है जिसे यूरोपियन यूनियन कहा जाता है वो, और भारत है। तो ये आपका देश याद हो गए, अमेरिका, रूस, इधर से आपका रूस के नीचे उतर आइए तो आपका जापान मिल जाएगा, चाइना मिल जाएगा, और दक्षिण कोरिया। 3, 2, 5 हो गए। और उसके बाद इंडिया 6 और यूरोपियन यूनियन 7 देशों के द्वारा प्रयास किया जा रहा। और इसकी संभावना है कि 2025 तक ये कार्य करना शुरू कर देगा और हम ऊर्जा की समस्या से जो जूझ रहे हैं उससे भी निपट सकेंगे। अन्य क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक आपकी हाल ही में नए अध्यक्ष उसके बनाए गए, तो उसको हमने डिस्कस किया था। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक और आपका ब्रिक्स के बारे में काफ़ी डिटेल में पीछे डिस्कशन आपका हो चुका है, तो पीछे से भी आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो IAS में पूछा गया था देख लेते। न्यू डेवलपमेंट बैंक हुआ हैज बीन सेटअप बाय एपेक, गलत, एपेक के द्वारा नहीं बल्कि ये किसके द्वारा? ब्रिक्स देशों के द्वारा इसका गठन किया गया। तो पहला, द हेडक्वार्टर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक इज इन संघाई एबी, ये आपका संघाई में इसका क्या है? हेडक्वार्टर्स, बिल्कुल बात सही है। और एक आपका AIIB से यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, उसका आपका क्या बीजिंग है, जबकि इसका हेडक्वार्टर संघाई है। तो सेकंड स्टेटमेंट इसका क्या है? सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते। ये भी हमने
आपका अभी रिपोर्ट आई थी, वहाँ डिस्कस किए थे। ये भी आईएएस का पूछा गया क्वेश्चन है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय किसके द्वारा? तो बहुत आसान क्वेश्चन है आपका, पूछ लिया गया। आईएमएफ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाती और इसका वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर्स है। आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का स्थापना 1945 में होता। यह देशों को रियायती दर पर लोन प्रदान करता है पुनर्निर्माण के लिए। अगला जो अभी ये डिस्कस किए हैं ये देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यानी ITER, जो अभी हमने डिस्कस किया। इंडिया का क्रायोस्टेट इसमें शामिल कर दिया गया। तो फिर से न्यूज में है, इफ़ दिस एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स, यानी अगर ये आपका एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है, व्हाट इज़ द इमीडिएट एडवांटेज फॉर इंडिया, भारत के लिए तुरंत क्या लाभ होने वाला है? पहला, इट कैन यूज थोरियम इन प्लेस ऑफ यूरेनियम फॉर पावर जनरेशन। नो, इट कैन अटेन ए ग्लोबल रोल इन द सैटेलाइट नेविगेशन, सैटेलाइट नेविगेशन कोई मतलब ही नहीं है। इट कैन ड्रास्टिकली इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इट्स, ड्रास्टिकली शब्द आया तो ये भी गया, यानी ड्रास्टिकली शब्द आया तो गया, वो आंसर तो हो ही नहीं सकता। आप सीधे आप काटते जाइए, आंसर मिलता चला जाएगा। चौथा ऑप्शन, जहां आपका फ्यूजन दिख जाए, संलयन दिख जाए, वो आपका ऑप्शन सही होगा। इट कैन बिल्ड फ्यूजन रिएक्टर, नाम की संलयन का निर्माण हो सकेगा, नाम की संलयन फॉर पावर जनरेशन, यानी पावर जनरेशन का मतलब विद्युत उत्पन्न के लिए। तो इसका यही आंसर बिल्कुल सही होगा। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, कुछ भी नहीं था। ITER अगर पता होता तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते थे। अगला ये क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सरकार की योजना उदय 1 का एक प्रयोजन पर्पज है? यानी उज्ज्वल डिस्काम योजना के नाम से इसी को जाना जाता है। तो उज्ज्वल डिस्काम्स योजना एश्योरेंस योजना, इसकी फुल फॉर्म है, यानी उज्ज्वल। अगर बात करें तो अभी पीछे के हाल ही दिनों में इसका उदय स्कीम के बारे में हमने डिस्कस किया, उज्ज्वल डिस्काम। उसके बाद एश्योरेंस योजना, तो इसका पर्पज पूछा गया। तो पहला ऑप्शन दिया गया, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में नौ प्रयासी स्टार्टअप उद्यमियों को तकनीकों में वित्तीय सहायता। नो, ऐसा नहीं है। 2018 तक देश में हर घर बिजली उपलब्ध, ये भी नहीं। एक समयावधि के अंदर कोयला, पहले चारों ऑप्शन यानी रीड कर लिया करो। एक समयावधि के अंदर कोयला आधारित शक्ति संयंत्रों के स्थान पर प्राकृतिक गैस, नाभिकीय सौर वायु तथा ज्वारीय संयंत्र स्थापित करना, ये भी नहीं है। चौथा देखिए, बिल्कुल आसान ऑप्शन बनाया था कि विद्युत वितरण कंपनियां जो डिस्काम्स हैं कि वित्तीय काया पलट और पुनरुत्थान का प्रबंधन करेगा, उनको फाइनेंशियल यानी हेल्प असिस्टेंस प्रदान की जाएगी। तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपका ये है कि आप कितना ध्यान से आप देखते हो। अगला पूछा गया है क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, यानी OPCW, इसको हमने OPCW इंडिया ईयर बुक में भी डिस्कस किया है। तो ये आपका पूछ लिया गया। अगला, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इन द वर्किंग रिलेशन विद नाटो एंड WHO। WHO तक तो मामला ठीक है, यहाँ नाटो हो गया। आप जानते हो नाटो की स्थापना 1949 में एक सोवियत संघ के प्रभाव से निपटने के लिए, चूंकि वो समतावादी उस समय कम्युनिस्ट देश था, तो उससे निपटने के लिए किया गया था। तो वो इसमें किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। अब ऑप्शन पे आइए, जहाँ जहाँ एक है उसको काट दीजिए। ए गया, ए गया, ए गया, बचा कौन? 2 3, तो 2 3 ही आंसर होगा। अब आपको रीड करने की ज़रूरत भी नहीं। इट मोनिटर्स केमिकल इंडस्ट्री टू प्रिवेंट न्यू वेपन्स फ्रॉम इमर्जिंग। हाँ, बिल्कुल बात सही है। अगला, इट प्रोवाइड्स असिस्टेंट या सहायता प्रदान करता एंड प्रोटेक्शन संरक्षण टू स्टेट पार्टीज अगेंस्ट केमिकल यानी वेपन्स थ्रेट, जो रासायनिक हथियार से खतरा है उससे रक्षा के लिए सहायता प्रदान करता। तो ये भी आपका बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया, तो आप कर सकते हो। केमिकल, उसमें भी OPCW आया, सी मतलब केमिकल होता, केमिकल वाला तो ऑप्शन होगा ही। 71 वाला देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2016 IAS प्रीलिम्स में। आप मत सोचिएगा कि हम ऐसे क्वेश्चन बना दिए, रियल क्वेश्चन है, जितने रियल वाले आपका डिस्कस कर रहे हैं। कितने क्वेश्चन आप कर सकते हो जितना डिस्कशन अभी तक हो चुका है। विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आपको बता चुके हैं। इसकी शुरुआत 2015 में की गई है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये आपका चर्चा में रहा है। तो इंडिया ईयर बुक में भी इसके बारे में डिस्कस किए हैं, देख लेते हैं। अंडर दिस स्कीम फार्मर्स विल हैव टू पे ए यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% फॉर एनी
क्रॉप दे कल्टीवेट इन एनी रीजन ऑफ द ईयर, यानी 2% नहीं, हमने कहा 1.5%, 2%, 5%, ये 2 बार आपका है। अभी ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में लॉन्च की गई थी, 2015 में नहीं 16, क्योंकि 4 साल अभी ये सक्सेसफुल पूरा किए, तब ये आपका 2016 में ये आपका लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसमें आपका रबी फसलों के लिए 1.5% है, खरीफ के लिए 2% और बागवानी व वाणिज्यिक कमर्शियल क्रॉप्स के लिए 5% के प्रीमियम डिसाइड किया गया। तो पहला तो स्टेटमेंट आपका चला गया। दूसरा, दिस स्कीम कवर्स पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज अराइजिंग आउट ऑफ द साइक्लोन्स एंड अनसीजनल रेन्स, चक्रवात व बेमौसमी बारिश की वजह से जो फसल कटाई के बाद नुकसान हो जाता है उसको इसमें कवर किया गया। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन होगा केवल बी, यानी तो केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, ये हम करंट में किसी वीडियो में ये भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्ड द स्टेटस ऑफ ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। जरा आप पीछे के वीडियो जो फॉलो कर रहे होंगे उनको याद होगा। तो ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम, व्हाट इज़ द ओवरऑल गोल ऑफ दिस इनिशिएटिव, यानी जो ये ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम इसका गोल क्या है इसका। तो इसमें देखिएगा, अब बहुत आसान क्वेश्चन ये पूछा था, अगर आपका पता होता तो बहुत आसानी से कर लेते। तो पहला ऑप्शन है टू प्रोवाइड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग इन द मॉडर्न फार्मिंग मेथड एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू लोकल कम्युनिटी ऑफ आइडेंटिफाई ग्लोबल इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम सो एज टू ग्रेटली इन्हेंस दियर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। यहाँ ग्रेटली शब्द लगा, ये स्टेटमेंट पूरा गलत कर दिया। ग्रेटली इन्हेंस नहीं होगा, कोई चीज़ आपका अचानक नहीं इंक्रीज हो जाती, तो पहला ऑप्शन तो गया। और जैसे ही पहला आप काटते तो 2 ऑप्शन निपाट जाते, एक ये एक ये बचा 2, तो बिल्कुल होगा, 2 रीड करने की ज़रूरत नहीं, तीसरा वाला ऑप्शन केवल रीड कर लीजिए। टू इम्प्रूव जोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटेड टू ऑल वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन द सच आइडेंटिफाइड ग्लोबल इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, ये आपका यहाँ आल शब्द लग गया, आल वैरायटी को शामिल नहीं किया जा सकता, ये तीसरा भी ऑप्शन गया, तो तीसरा भी गया। तो आपका बचा कौन, 2, केवल बी। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछता, आप रीड भी नहीं किए हो तब भी क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो। नेट मीटरिंग, अभी हाल ही में परसों नरसों आपका सोलर एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो नेट मीटरिंग डिस्कस किए थे। बिजली के द्वारा कटिया फंसा के लोग बहुत दुरुपयोग करते थे, उसके लिए स्मार्ट मीटरिंग, नेट मीटरिंग का प्रयोग किया गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, नेट मीटरिंग इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रमोटिंग द, पहला प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ सोलर एनर्जी बाय द हाउस होल्ड कंज्यूमर्स, नो। यूज ऑफ पाइप्ड नेचुरल गैस इन द किचन ऑफ, नो, ये भी नहीं होगा। इंस्टॉलेशन ऑफ CNG गैस, ये भी नहीं होगा, CNG गैस से भी नहीं है। अगला इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर मीटर्स इन द अर्बन एरिया, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 मिनट। नेट मीटरिंग इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रमोटिंग क्या, प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ सोलर एनर्जी, यानी एनर्जी की बात कर रहा है। नेचुरल गैस वाला भी नहीं होगा, CNG वाला भी नहीं होगा, वाटर मीटर्स वाला भी नहीं होगा, ये एनर्जी सोलर एनर्जी बाय द हाउस होल्ड कंज्यूमर्स। वहाँ स्मार्ट मीटिंग थी, यहाँ नेट मीटिंग है, तो नेट मीटिंग शब्द का प्रयोग प्रोडक्शन एंड यूज सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन व यूज के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बहुत बार आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या किया जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपका रिपोर्ट निकाली जाती है। तो इसका बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा है वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ इंडेक्स से भारत की पोजीशन कम पूछता है, ये ज़्यादा पूछता। अगला देख लेते हैं जो करंट में अन्य चीज़ें थी। राज कौशल पोर्टल अभी लॉन्च किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा ऑनलाइन, और दूसरा आपका ऑनलाइन वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी आपका लॉन्च किया गया। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और साथ ही राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दोनों ने मिल करके राज कौशल पोर्टल को डिजाइन व डेवलप किया और इसे लॉन्च किया। इसमें जो वर्कर्स होंगे उसमें जो अभी कोविड-19 से चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, श्रमिकों को रोजगार देने की इत्यादि को निपटने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाएगा। अब कोविड-19 की अर्थव्यवस्था के बाद की इकोनॉमी क्या होगी, उसके कई मॉडल इकोनॉमिस्ट के द्वारा यानी अर्थशास्त्री के द्वारा सुझाए गए हैं। तो ये आपके मॉडल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता। तो कई मॉडल हैं, कई शेप्ड हैं, कई आकार हैं, तो इससे क्वेश्चन जरूर PCS आगे आने वाले प्री मेंस दोनों में बनेगा कि अब अर्थव्यवस्था रिवाइव करेगी तो उसका मॉडल क्या होगा, किस रूप में
होगा। तो कौन कौन शेप होती है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यू शेप, यू शेप का मतलब आप देखो एक आपका ये जीडीपी और ये टाइम समय, और यहाँ आपका यू शेप में इसमें क्या हो रहा है, रिवाइव हो रही है। तो इसमें पहले अर्थव्यवस्था गिरती है यानी नीचे गई है, डाउन हुई है, संघर्ष करने और कुछ अवधि के लिए कम विकास दर के बाद धीरे धीरे समान स्तर तक वृद्धि करती है। फिर आपका ये और फिर धीरे धीरे ये ऊपर ये समान स्तर, ये जो रेखा खींचे समान स्तर की है वहाँ पर पहुँचती है। तो अगर ये पूछा ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जाए कि वो अर्थव्यवस्था गिरती है, संघर्ष करती है, लुढ़कती है और कुछ अवधि के लिए कम विकास दर के साथ, क्योंकि इतनी अवधि तक कम विकास दर होगी, तो कम विकास दर के साथ धीरे धीरे समान स्तर की वृद्धि प्राप्त करती, ये किस आपका अर्थव्यवस्था के किस शेप में आएगा, यू शेप्ड की अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है। अर्थव्यवस्था गिरती है, संघर्ष करती है और कुछ अवधि के लिए विकास दर कम बनी होती है, उसके बाद धीरे धीरे विकास दर यानी समान स्तर तक वृद्धि करती है। तो ये आपका यू शेप्ड हो गया। अगला यू के बाद वी शेप्ड अर्थव्यवस्था, वी शेप्ड अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होगा, जैसे ये आपका बनाए हुए हैं, ये आपका समान स्थिति है, तो इसमें अर्थव्यवस्था पहले तीव्रता से नीचे गिरती है और फिर धीरे धीरे इसमें ग्रोथ होना शुरू होता है। तो उसी को क्या कहा जाता, उसी को वी शेप्ड यानी कहा जाता है। तो अचानक डाउन हुई और डाउन के बाद धीरे धीरे फिर इसमें समान स्तर पर पहुंचने की कोशिश करती, तीव्रता इंटेंसिटी के साथ ये नीचे डाउन होती। अगला देख लेते हैं, यानी जेड शेप होता, तो यू शेप समझ लिया, वी शेप समझ लिया। अब जेड शेप पे आते हैं, तो जेड शेप ये आपका जीडीपी और ये समान स्थिति है। तो इसमें आशावादी, सबसे आशावादी इसी को कहा जाता। तो अर्थव्यवस्था पहले गिरी और गिरने के बाद फिर ग्रोथ हुआ और ग्रोथ के बाद फिर आपका इसमें क्या हुआ, गिरने के बाद तेज़ी से वृद्धि होती और वृद्धि होने के बाद फिर एक समान स्तर पर पहुंच जाती है। तो सबसे आशावादी ऑप्टिमिस्टिक पूछा जाए कौन है, तो जेड शेप की अर्थव्यवस्था माना जाता है, क्योंकि समान स्तर पर पहुँचे के बाद नीचे डाउन ये नहीं होती। तो इसमें अर्थव्यवस्था सबसे आशावादी परिदृश्य होता, जिसमें अर्थव्यवस्था गिरती है और गिरने के बाद अचानक तेज़ी से इसमें क्या होता है, वृद्धि करती है और वृद्धि के बाद फिर आपका हल्का सा अर्थव्यवस्था समान स्तर तक धीरे धीरे पहुंचने की कोशिश करती है। तो ये जेड शेप हुआ। अगर पूछा जाए यू शेप हमने समझाया, वी शेप समझाया, उसके बाद आपका फिर कौन, जेड शेप समझाए, और ये तीनों में सबसे ज़्यादा आशावादी कौन है, यानी आपका जेड शेप है। अगला डब्लू शेप की अर्थव्यवस्था के बारे में समझ लेते हैं। डब्लू शेप अर्थव्यवस्था है, क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है आपको, ये आपका अभी ध्यान से समझ लीजिए और इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 2 बार वीडियो रो के समझिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको लगेगा कहाँ से क्वेश्चन बना दिया है। इन्वायरमेंट का एक बार कुछ नेट्स वक्र से, इस बार पीसीएस में क्वेश्चन ऑलरेडी ग्राफ से पूछे जा चुके, क्योंकि सबके लिए ख़राब लगता है कि हम क्या ग्राफ समझें। अगला डब्लू शेप अर्थव्यवस्था समझ लेते, जिसमें क्या होता है कि विकास दर डाउन हुई, यानी देखो क्या क्रम होता है, डब्लू का शेप है तो पहले डाउन हुई, फिर आपका समान स्तर तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, नहीं हुई, यानी विकास दर ग्रोथ रेट ज़्यादा हुई, फिर डाउन हुई, फिर आपका ज़्यादा हुई। तो यानी डाउन अप की स्थिति जब दिखे तो समझ लीजिएगा वो डब्लू शेप है। तो ये जोखिम युक्त होती है, विकास दर कम होती, वृद्धि होती, फिर कमी, फिर पुनः वृद्धि होती और समान स्तर पर पहुंचने की कोशिश इसमें होती। तो आपका ये डब्लू शेप हो गया। यू शेप, वी शेप, जेड शेप, डब्लू शेप। अब अगला देख लेते हैं यल शेप की अर्थव्यवस्था रिवाइव कैसे करती। अगर पूछा जाए जेड शेप आशावादी, सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक जेड शेप है, और सबसे खराब स्थिति कौन सी होती, एल शेप की अर्थव्यवस्था होती सबसे खराब स्थिति, क्योंकि इसमें आपका एक बार अर्थव्यवस्था डाउन होती है, नीचे गिरती है और ये लंबे समय तक ये डाउन आपका या बिल्कुल मरे की स्पीड से ग्रोथ करती रहती, एक लंबी प्रक्रिया लंबे समय तक वो उसी स्थिति में बनी रहती है। तो इसमें लिखा भी कि अर्थव्यवस्था नीचे गिरने के बाद विकास निम्न स्तर पर रुक जाता और लंबे समय तक ये ठीक नहीं होता है। तो सबसे खराब स्थिति जो होती है वो यल शेप की होती है। किस शेप की होती, यल शेप की। तो इतने मॉडल आपको समझ में आ गया होगा, यानी कौन कौन आपके हो गए, यू शेप हो गया, वी शेप हो गया, जेड शेप हो गया, डब्लू शेप हो गया, एल शेप हो गया। अगला जो आपका है वो समझ लेते हैं, अगला जेड आकार की अर्थव्यवस्था, जेड शेप की समझ लेते। असल में आपका ये अवास्तविक प्रदृश्य होता है, यानी कोई ज़रूरी नहीं कि रियल में आपका ये हो। इसमें निम्न स्तर पर अर्थव्यवस्था पहुंचने के बाद समान स्तर से यानी आगे बढ़ती है
है। तो ये जेड शेप आप ऐसे बना लीजिए, ये आपका, तो इसमें आपका जेड शेप वाला अर्थव्यवस्था ऐसे नीचे गिरती है और फिर ये ऊपर पहुंचने की ये आपका स्थिति है। यानी तो इसमें पहले क्या हुई, डाउन हुई, और डाउन होने के बाद फिर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज होने के बाद समान स्तर से भी आगे पहुंचने की कोशिश इसमें की जाती। समान स्तर जो ये डंडी खींचे समान स्तर है, उससे ऊपर भी पहुंचने की, इसमें समान स्तर से आगे बढ़ने की यानी ग्रोथ रेट इसमें दर्ज की जाती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, ये अवास्तविक परिदृश्य होता है। तो जेड आकार की रिवाइव हो गया। अगला इन्वर्टेड, यानी इन्वर्टेड का मतलब उल्टा स्क्वायर रूट। इन्वर्टेड स्क्वायर रूट आपका होता है, इसमें क्या होता है, अर्थव्यवस्था इन्वर्टेड, वैसे इसमें बना तो नहीं सकते इन्वर्टेड स्क्वायर रूट मॉडल को, लेकिन समझा सकते हैं। तो इन्वर्टेड का मतलब उल्टा वर्गमूल, उल्टा वर्गमूल आपका जो होता है, एक आपका ये सीधा वर्गमूल हुआ और इसी का उल्टा वर्गमूल कर दीजिए। तो उल्टा वर्गमूल मॉडल क्या होता है, वर्गमूल मॉडल। तो इसमें अर्थव्यवस्था क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। तो आप उल्टा करोगे तो ये वाला इधर ये बन जाएगा, और ये वाला आपका क्या होगा कि इसमें अर्थव्यवस्था डाउन होती है, अर्थव्यवस्था डाउन होती है, उल्टा बगुली बन जाएगी। आप ये समझिए, उल्टा बगुली आप देखिए हो, ये उल्टा बगुली के शेप की ये अर्थव्यवस्था ऐसे बन जाती है, उल्टा बगुली शेप ये है उल्टा बगुली शेप, ये उल्टा हो गया, ये उल्टा बगुली टाइप, ये इन्वर्टेड स्क्वायर रूट होता। इसमें अब डाउन हुई, और डाउन होने के बाद फिर इंक्रीज हुई, फिर डाउन हुई, और एक बार फिर डाउन हुआ तो डाउने होता चला जाता है। तो इसमें उल्टा बगुली जरूर देखे होंगे। तो इन्वर्टेड स्क्वायर रूट, इन्वर्टेड स्क्वायर रूट मॉडल में क्या होता है, अर्थव्यवस्था नीचे जाती है, फिर आपका इंक्रीज होती, फिर डाउन होती, और डाउन के बाद बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती। तो इसी को इन्वर्टेड स्क्वायर रूट मॉडल के नाम से जाना जाता। अगला सूस मॉडल क्या है, तो सूस मॉडल आपको बताए हैं, एक आपका यू आकार, यानी पहले वी व यू, ध्यान से समझिएगा। सूस मॉडल में क्या होगा, वी और यू आकार के बीच नाइके लोगे एक आपका ये मॉडल है, ऐसे समझ लीजिए, नाइके लोगे मॉडल पे आधारित होती है। और इसमें क्या होता है, अर्थव्यवस्था जो एक बार डाउन हुई और फिर इंक्रीज होने के बाद लेकिन फिर इंक्रीज होगी, तो इसके लिए बहुत सारी बाधाएं यानी हिंड्रेंस आ जाते हैं, तो उसी को सूस मॉडल कहा जाता है। हमने कोशिश की आपको समझाने की, समझ में आ गया होगा। तो इतने मॉडल हैं, यू मॉडल, वी शेप, यू शेप, वी शेप, जेड शेप, जेड के बाद डब्लू शेप, और डब्लू शेप के बाद आपका यल शेप सबसे खतरनाक होता। यल शेप के बाद आपका अगला कौन शेप था, यल शेप, जे शेप, और जे शेप के बाद इन्वर्टेड स्क्वायर रूट शेप और सूस। इतने मॉडल हैं, अब आपका क्लियर हो गया होगा। अगला देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट था, भारत का प्रथम राज्य जिसने जल नीति ड्राफ्टिंग को लागू किया था। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए पहला, ये हर ISPC दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आपका मेघालय है, मेघालय पहला राज्य जिसने वाटर पॉलिसी ड्राफ्टिंग को तैयार किया था। अगला देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट करेंट में था, स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम को लेकर के था। स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम ये आपका फंड, इसको ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा पर्यावरणीय यानी ग्लोबल वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा इसको फंडिंग की जाती है। और इम्प्लीमेंट स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना पीछे बता चुके हैं 1965 में, हेडक्वार्टर्स इसका न्यूयॉर्क है। 1965 में हेडक्वार्टर्स इसका न्यूयॉर्क है। UNDP के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसमें जो लोकल स्तर पे छोटे स्तर पे व्यक्तियों के द्वारा, समूहों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं उनको सराहा जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, उनको असिस्टेंट यानी मदद भी पहुंचाई जाती है। अगर इस पहल की बात करें तो इसे कब शुरू किया गया था, तो 1992 में, 1992 में अर्थ समिट रियो डी जनेरियो में हुई थी। वहीं पर आपका इसकी शुरुआत स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम की गई थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल व टेक्निकल सपोर्ट, इसमें वित्तीय व
तकनीकी यानी पैसा रुपया अगर ज़रूरत है वो भी दिया जाता है और टेक्निकल तकनीकी सहायता भी सपोर्ट की जाती है। तो आज का अगला जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स वो देख लेते हैं। ऑल BS6 जो बेस्ड मोटर व्हीकल्स हैं, यानी भारत स्टेज इसी BS को कहा जाता है, जो आपका चूँकि जितने भी वाहन हैं वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जैसी या अन्य गैसों का उत्सर्जन करते हैं, मीथेन, तो इन्हीं की कटौती करने के लिए BS6 मानक को लागू कर दिया गया। और इसमें अभी एक गाइडलाइंस आई है कि जितने भी BS6 बेस्ड मोटर व्हीकल्स हैं, मोटर वाहन है, उनमें रजिस्ट्रेशन विवरण के साथ ही 1 सेंटीमीटर यानी हरे रंग की स्ट्रिप लगानी अनिवार्य होगी। तो कलर पूछा जा सकता है किस कलर की, तो 1 सेंटीमीटर हरे रंग की ग्रीन कलर की स्ट्रिप आपको पट्टी लगाना अनिवार्य होगा। और ये किसमें, तो मोटर व्हीकल्स हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट ऑर्डर 2018 में संशोधन किया गया और यह 1 अक्टूबर 2020 से पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। तो मोटर व्हीकल्स हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स, हम मोटर व्हीकल से सिक्योरिटी के लिए होते हैं, मोटर व्हीकल्स हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट ऑर्डर 2018 में संशोधन करके लागू किया गया। इसके अलावा CNG व डीजल पेट्रोल इत्यादि में भी CNG के लिए ऑरेंज कलर और आपका ये भी आपका डिसाइड किया गया, और डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए आपका दूसरा कलर यानी की भी प्लेट को अनिवार्य किया गया है। तो ये चीज़ें आपकी करंट में थी। तो आज के साथ ये डिस्कशन समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।